नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल देव शर्मा है। मैं एक माइंड और साइकिक ट्रेनर हूं। बात 1914 की है जब फोर्ड कंपनी की डिमांड लगातार नीचे गिरती जा रही थी। अल्फ्रेड फोर्ड टेंशन में थे। अचानक उनके अंतर्मन में एक विचार पैदा हुआ। अगले दिन उन्होंने उस पर अमल करते हुए अपने जितने भी कर्मचारी थे उन सब की सैलरी डबल कर दी। यह विचार बिल्कुल अलग था, लेकिन अंतर्मन में आया था, उन्होंने उसको माना और डबल कर दी। और नतीजा यह हुआ कि फोर्ड कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी थी वो डबल हो गई। और होना ऐसे लगा कि जो वहां के कर्मचारी थे, जो फोर्ड कंपनी में काम करते थे, वो भी फोर्ड की कारों का यूज करने लगे। मतलब वो भी उसके उपभोक्ता हो गए। साल के अंत में नतीजा यह हुआ कि फोर्ड कंपनी 20% हानि में गई, लेकिन फोर्ड कंपनी की कारों की डिमांड थी वो बढ़ने लगी। और अगली साल के अंत में फोर्ड कंपनी 40% के मुनाफे पे पहुंची। सिर्फ एक छोटे से आइडिया ने, एक छोटे से अंतर्मन के विचार ने फोर्ड को अंधेरे में जाने से बचा लिया। हमारा इंट्यूशन बहुत ही शक्तिशाली होता है। तभी तो स्टीव जॉब्स ने कहा है कि इंट्यूशन इज मोर पावरफुल देन अवर इंटेलेक्ट। और स्टीव जॉब्स का जो एप्पल कॉर्पोरेशन है, दोस्तों आप जान के हैरान होंगे कि इंट्यूशन का एप्पल कॉर्पोरेशन को ग्रोथ में लेके आने का बड़ा कारण रहा है। जैसे कि आप जानते होंगे कि एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आईफोन, मैकबुक, आईपॉड, आईपैड, आपने कभी ध्यान दिया कि आईफोन में आई क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई इन आईफोन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक इन मैकबुक? दरअसल इनका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टीव जॉब्स के मन में एक विचार पैदा हुआ कि हम फोन का नाम फोन नहीं रखेंगे, आईफोन रखेंगे। हम इसको नोटबुक ना रख करके लैपटॉप का नाम हम मैकबुक रखेंगे। और नतीजा यह हुआ, बहुत सारी कंपनियां स्मार्टफोन बना रही थी और बीच में एक आईफोन आया। यदि स्मार्टफोन ही नाम रखा जाता एप्पल आईफोन का, तो यह कहीं खोके रह जाता। एप्पल आईफोन का नाम भी कहीं ना कहीं उसकी एक वैल्यू को अपग्रेड करता है। और ये आया कहां से? ये आया सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशन से। क्योंकि आपको जानकारी होगी कि स्वयं स्टीव जॉब्स अपने इंट्यूशन के डेवलपमेंट के लिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए हमारे हिंदुस्तान में आए और 2.5 साल रहे वाराणसी में। तो आज मैं बताने जा रहा हूं आपको 5 तरीके जिससे कि आप अपने इंट्यूशन का बेहतर प्रयोग कर सकते हैं, चाहे बिजनेस के लिए, चाहे रिलेशनशिप के लिए। आपने आमतौर पर देखा होगा कि हम किसी से शादी करने जा रहे हैं, तो शादी का फैसला आप कैसे लेते हैं? आपका माइंड फैसला लेता है, आपका अंतर्मन फैसला लेता है। कैसे आप जानते हैं कि जिससे आप शादी करने वाले हैं वो आपके लिए कंफर्टेबल है, वो सही है, वो एक सही मैच आपके लिए होगा? कौन आपको बताता है? आपका दिमाग या आपका अंतर्मन? दरअसल मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, आपका दिमाग कहीं नहीं बताता। दिमाग सिर्फ कैलकुलेट करता है, दिमाग सिर्फ कैलकुलेशन जानता है। लेकिन हमारे जो अच्छे और बुरे निर्णय जिनके जिम्मेदार स्वयं हम होते हैं, वो हमारे अंतर्मन लेता है। तो अंतर्मन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं। हम अक्सर घर खरीदते हैं और हम अपने अंतर्मन में जो ये घर खरीद रहे हैं, तो क्या ये हमारे लिए प्रॉस्पेरियस होगा? क्या ये हमारे लिए शुभ रहेगा? प्रॉस्पेरियस होगा या नहीं होगा, ये दिमाग बताता है? नहीं, दिमाग सिर्फ इतना बताता है कि ये इतने का है, इतना दो और इसको खरीदो। सिर्फ वो कैलकुलेशन का काम है। लेकिन जो दूसरा काम है, जहां आपको सुख की अनुभूति होने वाली है, जहां पे आप डिलाइट फील करने वाले हैं, वो सारी की सारी चीजें जो आएंगी वो आपका अंतर्मन आपको बताता है। तो मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा जिसका प्रयोग करके आप अपने अंतर्मन को बहुत अच्छा बता सकते हैं। आप उसकी सुन सकते हैं, आप उसको कुछ सुना सकते हैं, वो आपका मित्र बन जाएगा। और आप देखेंगे कि आपका बिजनेस, आपके रिलेशनशिप, आपका कोई भी काम जहां पे आप चाहें उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट है कि आप अपनी अनकॉन्शियसनेस के बारे में कॉन्शियस डिस्कशन करें, यानी मेडिटेशन करें। मेडिटेशन, आमतौर पे सभी लोग कहते हैं कि मेडिटेशन हमें करना चाहिए। सभी लोग ये कहते हैं कि आप यदि मेडिटेशन को करेंगे तो आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको कामयाबी दिला सकता है, आपको बेनिफिट दे सकता है, बेनिफिट दिला सकता है। लेकिन हम मेडिटेशन क्यों करें? इसके पीछे कोई कारण है, इसके पीछे कोई साइंस है। तो हम देखते हैं जरा साइंस क्या है इसके पीछे। दरअसल दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है वो 4 फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करता है। पहली फ्रीक्वेंसी है बीटा फ्रीक्वेंसी, दूसरी फ्रीक्वेंसी है अल्फा फ्रीक्वेंसी,
तीसरी फ्रीक्वेंसी है थीटा फ्रीक्वेंसी एंड फोर्थ फ्रीक्वेंसी इज डेल्टा फ्रीक्वेंसी। इन चार फ्रीक्वेंसीज को यदि आप समझ गए तो आप पूरे ब्रेन को समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि विचार क्या है, आप समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वन बाय वन समझते हैं इन चारों फ्रीक्वेंसीज को। सबसे पहले बीटा फ्रीक्वेंसी। बीटा फ्रीक्वेंसी दरअसल क्या है? ये फ्रीक्वेंसी दरअसल क्या है? हमारा जो ब्रेन है, जब हमारा ब्रेन 13 हर्ट्ज से लेकर के 26 हर्ट्ज पे वाइब्रेट करे तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो बीटा फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। बीटा फ्रीक्वेंसी रेंज में होता क्या है? ये एक नॉर्मल कॉन्शियस फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मैं भी नॉर्मल हूं, तो इसका मतलब मेरा जो दिमाग है, मेरी जो मेंटल स्टेट है, वो अभी बीटा फ्रीक्वेंसी रेंज में है। अब मान लीजिए कि मेरी फ्रीक्वेंसी थोड़ी डाउन हो जाए ब्रेन की, तो उस कंडीशन में क्या होगा? मुझे धीरे धीरे मैं शांति की तरफ चलता चला जाऊंगा। जैसे कि एक ऐसी स्थिति होती है कि जब हम ना सोए होते हैं ना जगे होते हैं, तो वो जो स्थिति है वो बेसिकली वो अल्फा स्टेट है, वो अल्फा फ्रीक्वेंसी है। तो जब हमारा ब्रेन 7 हर्ट्ज से 13 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है तो हम अल्फा कॉन्शियस स्टेट में होते हैं। ये एक मेडिटेटिव कॉन्शियस स्टेट है, यानी कि रिलैक्स्ड कॉन्शियस स्टेट। मेडिटेटिव का दूसरा मतलब रिलैक्सेशन भी है, यानी कि रिलैक्स्ड कॉन्शियस स्टेट। तो जब हम रिलैक्स्ड कॉन्शियस स्टेट में होते हैं, हम तभी होते हैं कि जब हमारा ब्रेन का फ्रीक्वेंसी रेंज 7 to 13 हर्ट्ज के बीच होता है। अब बात करते हैं इससे नीचे की फ्रीक्वेंसी रेंज की। अब सपोज करो कि मेरी फ्रीक्वेंसी ब्रेन की और भी डाउन हो जाए तो क्या होगा? तो दरअसल होगा यह कि मैं डीप स्लीप में चला जाऊंगा, बहुत ही गहन निद्रा में चला जाऊंगा। और दोस्तों, गहन निद्रा का मतलब दूसरा एक ये भी होता है कि आप गहन ध्यान में चले जाएंगे, क्योंकि नींद और ध्यान में कोई अंतर नहीं होता दोस्तों। नींद और ध्यान एक ही चीज है, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है, यह है कि नींद जो है वो अजागृत ध्यान है और जो ध्यान है वो एक जागृत नींद है। मेरी बात को रिपीट करना चाहूंगा, नींद एक अजागृत ध्यान है और जो ध्यान है वो एक जागृत निद्रा है। तो जागृत निद्रा आवश्यक है, इसीलिए बहुत सारे लोग बताते हैं योग निद्रा में जाओ, यानी कि नींद भी ऐसी हो जो कि जागृत हो जाए। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में, योग निद्रा के बारे में, कैसे उसमें जाया जाए। लेकिन अभी बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ थीटा फ्रीक्वेंसी की। यदि हम बहुत गहरे ध्यान में चले जाएं, नहीं बहुत डीप स्लीप हमारी हो जाए, तो डीप स्लीप दरअसल हमारी तब होती है, वैज्ञानिकों के अनुसार जब उन्होंने फ्रीक्वेंसी को चेक किया तो उन्होंने पाया कि जब किसी इंसान की ब्रेन फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज to 6 हर्ट्ज के बीच रहती है तो दरअसल वो थीटा कॉन्शियसनेस में चला जाता है। थीटा कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं, डीप ट्रांस स्टेट, यानी कि एक समाधि की स्थिति। जैसे कि आपने नाम सुना होगा समाधि ध्यान। तो समाधि ध्यान वो ध्यान है कि जहां आपको अपने शरीर का कोई होश ही नहीं रहता। और वैज्ञानिकों ने यह भी खोज निकाला है कि हर कोई व्यक्ति जब रात में वो सोता है तो 20 मिनट का ऐसा समय आता है कि उसका ब्रेन थीटा फ्रीक्वेंसी में चला जाता है। यानी कि जब उन्होंने ईईजी सेंसर्स लगा के उस स्थिति को, उस समय की स्थिति को मापा, तो उन्होंने पाया कि उस समय जो फ्रीक्वेंसी है ब्रेन की वो बहुत कम रेंज में होती है, यानी कि 3 से 6 हर्ट्ज के बीच ही आपका ब्रेन वाइब्रेट करता है, आप शांत होते चले जाते हैं। अब बात करते हैं इससे निचली रेंज की कि भाई इससे भी नीचे चला जाए तो क्या होगा। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी रेंज है जो कि 1.5 से लेकर के 3 हर्ट्ज की है। उस स्थिति में क्या होता है, तो यदि आपका ब्रेन डेल्टा फ्रीक्वेंसी में चला जाए तो आप ट्रांसकेंडेंटल स्टेट में आपका ब्रेन पहुंच जाता है। ट्रांसकेंडेंटल स्टेट वो स्टेट होती है दोस्तों जहां आपको अनुभव होने लगते हैं, यानी अनुभवातीतवाद। अनुभवातीतवाद का मतलब होता है कि जब आपकी एनर्जी, आपका जो सेल्फ है, आपका जो हायर सेल्फ है, वो यूनिवर्सल कॉस्मोस के साथ में फ्यूजन कर ले, मतलब आप फ्यूज हो जाए, आपकी एनर्जी यूनिवर्स के साथ में फ्यूज हो जाए, वो ट्रांसकेंडेंटल एक अनुभव होता है, स्टेट ऑफ माइंड है। तो ये 4 स्टेट ऑफ माइंड है
कि जिनमें हमारा ब्रेन वाइब्रेट करता है। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूंगा, इस आगे की छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा कि यदि मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी स्टेट ऑफ माइंड यानी कि ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1.5 हर्ट्ज से नीचे चला जाए तो क्या होगा? तो दरअसल आपने देखा होगा वो व्यक्ति कोमा में चला जाता है। आपने सुना होगा कोमा वाले पेशेंट, तो कोमा वाले पेशेंट और कोई नहीं होते हैं, वो वही लोग हैं कि जिनकी फ्रीक्वेंसी उस 1.5 हर्ट्ज से नीचे चली गई है और डॉक्टर सिर्फ इसी प्रयास में रहते हैं कि कैसे उसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ जाए और वो एक नॉर्मल इंसान बने। अब मान लीजिए ये तो हमने घटते हुए क्रम में फ्रीक्वेंसीज को देखा, अभी थोड़ा बढ़ते हुए क्रम में फ्रीक्वेंसीज को देखते हैं। बढ़ते हुए क्रम में फ्रीक्वेंसीज को देखने का मेरा मतलब, मान लीजिए आपने पागल व्यक्ति देखा तो कोई जो हमेशा बड़बड़ा रहा है, कुछ ना कुछ बोलता जा रहा है। आपने देखे होंगे पागल लोग कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। दरअसल वो बातें इसलिए करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारे विचार पैदा होते हैं। विचार पैदा कैसे होते हैं? विचार पैदा होते हैं कि जितना आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतने ज्यादा विचार पैदा होंगे, जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतने कम विचार पैदा होंगे। अब ये विचार पैदा होना जो होता है बेसिकली हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये जो माथा आप देख रहे हैं ना, यहां से सारे विचार कंट्रोल होते हैं। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ब्रेन का ये एरिया। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की यदि वाइब्रेशंस ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो उस व्यक्ति के दिमाग में ज्यादा विचार पैदा होंगे, जैसे कि पागल व्यक्ति के में। और उसी पागल व्यक्ति के जिसके विचार बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ब्रेन की वो नॉर्मल आ जाए, मिनिमम रेंज में आ जाए। और होता यह है कि वही व्यक्ति एक सामान्य व्यवहार करने लगता है, यानी कि साधारण व्यक्ति एक नॉर्मल व्यक्ति हो जाता है। उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो नॉर्मल कॉन्शियसनेस की तरफ लौट आती है। मैं यहां पे डिस्कस कर रहा था आपको ब्रेन की फ्रीक्वेंसी के बारे में। हालांकि टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे की बात बड़ी मजेदार है। इंट्यूशन यहां से पैदा होगा। दरअसल जब हमारा दिमाग अल्फा स्टेट में रहता है, अल्फा स्टेट में जब हम रहते हैं, यानी कि एक रिलैक्स्ड कॉन्शियस स्टेट में जब हम रहते हैं, तो उस स्टेट में हम अपने थॉट्स को, दूसरे के थॉट्स को, इमोशंस को आसानी से समझ सकते हैं। हम अच्छा मेमोराइज कर सकते हैं, हम अच्छा रीड कर सकते हैं, हम जो चाहें उस स्थिति में ज्यादा से ज्यादा बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे अच्छा परफॉर्म जो हम कर सकता है कोई भी इंसान, वो अल्फा स्टेट में कर सकता है। चाहे किसी को समझने का काम हो, चाहे खुद को समझने का काम हो, चाहे वो पढ़ने का काम हो, चाहे वो मेमोराइज करने का काम हो, चाहे किसी के इमोशन समझने का काम हो, चाहे किसी को एनालाइज करने का काम हो, वो सब कुछ जो कर सकता है बेटर, वो कर सकता है सिर्फ अल्फा स्टेट में। यानी कि अल्फा स्टेट कौन सी स्टेट है? रिलैक्स्ड कॉन्शियस स्टेट। और रिलैक्स्ड कॉन्शियस स्टेट में यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको पर डे मेडिटेशन करना पड़ेगा। हर दिन आपको ध्यान करना पड़ेगा। और जैसे आप हर दिन ध्यान करेंगे तो आप अपनी अल्फा स्टेट को कंट्रोल कर पाएंगे। और जैसे ही आप अपनी अल्फा स्टेट को कंट्रोल करेंगे वैसे ही आपका इंट्यूशन को आप कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि अल्फा स्टेट के साथ ही इंट्यूशन जुड़ा है। क्योंकि जब आप शांत होते हैं तभी आप इंट्यूशन का सुन सकते हैं, तभी आप अपने अंतर्मन का सुन सकते हैं, तभी आप अपने इंट्यूटिव माइंड का सुन सकते हैं, तभी आप अपनी गट फीलिंग का सुन सकते हैं। दोस्तों ये सब अंतर्मन के ही नाम है जो मैं ले रहा हूं फिलहाल। गट फीलिंग, इंट्यूशन, इंट्यूटिव माइंड, अंतर्मन, ये सब हमारे इंट्यूशन के ही नाम है, अंतर्मन के ही नाम है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। भाई ऐसा और दूसरा तरीका कौन सा है जिससे कि हम अपने अंतर्मन को और बेहतर तरीके से सुन सकते हैं? हमारे अंदर कुछ कमियां भी हैं, अब कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं? जैसे कि दूसरा तरीका है कि अपनी पीनियल ग्लैंड को हेल्दी रखना। भाई ये पीनियल ग्लैंड क्या है? दरअसल पीनियल ग्लैंड जो है वो छोटी सी एक ग्लैंड है जो पाइन कॉन के आकार की है, और ये 5 mm की ग्लैंड है जो कि हमारे ब्रेन में है। ये जो ब्रेन की ग्लैंड है बेसिकली इस ग्लैंड के अंदर एक लिक्विड होता है। आप ऐसे समझते हैं कि ब्रेन का केमिकल होता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन जो केमिकल है बेसिकली ये जिम्मेदार होता है हमें नींद के लिए। यानी कि जो जैसे आप रात को सोते हैं तो दरअसल सोने के पीछे जो रीजन है वो मेलाटोनिन है। यदि मेलाटोनिन नहीं बहेगा उस पीनियल से तो आपको नींद नहीं आएगी। और जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनको
मेलाटोनिन की डोज लेनी पड़ती है कि मेलाटोनिन का एक्सटर्नल सोर्स लेंगे तो उनको नींद आती है। नेचुरल नींद कब आती है? कि जब मेलाटोनिन का सीक्रेशन हमारे ब्रेन से हो तब आती है। तो ये मेलाटोनिन कब कम होता है? जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे मेलाटोनिन का जो सीक्रेशन है वो कम होता है। भाई कैसे कम होता है? क्योंकि ये कैल्सिफाइड होनी शुरू हो जाती है, इसलिए इसका सीक्रेशन कम होता है। कैल्सिफाइड कैसे होती है? भाई कैल्सिफाइड होती है फ्लोराइड से। जैसे कि आपका जो पानी है जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे नगर पालिका का पानी है जो भी पब्लिक सेक्टर में आता है, तो पानी में क्या है? फ्लोरीन मिलाई जाती है, कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, और वो केमिकल्स क्या? फ्लोराइड बेस्ड केमिकल्स हैं। और होता क्या है, ये जो हमारी पीनियल ग्लैंड है बेसिकली ये फ्लोरीन और कैल्शियम को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ ना एक्सट्रैक्ट करती है, उसे अवशोषित करती है। चाहे हम नहा भी रहे हैं तो भी अवशोषित, पेस्ट कर रहे हैं तो भी अवशोषित कर लेगी, पानी पी रहे हैं तो भी अवशोषित कर लेगी, और छोटे से आकार के वो फिल होने लगती है, यानी कि उसमें से मेलाटोनिन कम होने लगता है और फ्लोराइड बढ़ने लगता है। तो जैसे जैसे फ्लोराइड बढ़ेगा वैसे वैसे मेलाटोनिन कम हो जाएगा। मेलाटोनिन कम हो जाएगा तो आप ध्यान में नहीं पहुंच सकते, आपको नींद ही नहीं आएगी तो आप ध्यान में कैसे पहुंचेंगे? ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। अब दूसरी बात यहां पे आती है कि भाई और कौन सा कारण है जिससे कि फ्लोराइड बढ़ता है हमारी पीनियल ग्लैंड में? तो पीनियल ग्लैंड में जो मेलाटोनिन बढ़ता है, दूसरा कारण है पेस्ट। जैसे कि आप टूथपेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट आप जिस भी कंपनी का कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि क्या उसके कंटेंट में पढ़िएगा कि फ्लोरिडेटेड तो नहीं है, कहीं इसमें फ्लोराइड तो नहीं है, सोडियम फ्लोराइड है, कोई फ्लोराइड तो कहीं लिखा नहीं है। यदि फ्लोराइड है उसमें तो प्लीज उसे अवॉइड करें और नॉन फ्लोरिडेटेड पेस्ट आप इस्तेमाल करना शुरू करें। इससे होगा ये कि आपकी नींद की क्वालिटी बेटर होगी, आप जब भी ध्यान करेंगे ध्यान की क्वालिटी बेटर होगी। ये बड़ा जरूरी है। अब ये तो बता दिए कारण कि भैया आपकी जो पीनियल ग्लैंड है वो इनसे कैल्सिफाई हो रही है, तो क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जिससे कि हमारी पीनियल ग्लैंड डीकैल्सिफाई हो जाए? हाँ बिल्कुल हो सकता है। डीकैल्सिफाई करने के लिए आपको जरूरत होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा एल्कलीन फूड लें। तो आप बेटर होगा आपके लिए कि आप बनाना लें। बनाने के साथ साथ एक दूसरी चीज है टैमरिंड। टैमरिंड यानी इमली, खट्टी इमली, ये वाली इमली। तो उस इमली को आप उसका सॉस बना लें, आप उसे सब्जी में डलवा सकते हैं, आप उसे सॉस के साथ तरह खा सकते हैं, आप जैसे भी खाएंगे, क्योंकि इसकी जो नेचर है बेसिकली वो एल्कलीन है, एसिडिक नहीं है इमली। और वो जैसे जैसे हमारी एल्कलिनिटी बढ़ती है बॉडी में, हमारे जितने भी एसिडिक एलिमेंट हैं, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, उसे रिलीव करने लगता है। साथ के साथ में जो फ्लोराइड उधर जम रहा है आपके पीनियल में, उसको भी वो रिलीव करने लगेगी और आप देखेंगे कि वो पूरी तरह से अल्कलीन होना शुरू हो जाएगी और आपका जो ध्यान की स्थिति है, आपकी जो सोने की जो क्वालिटी है वो बदलनी शुरू हो जाएगी। तो ये आप जरूर करें। ये दूसरा तरीका था। अगला तरीका है ट्यून योर थर्ड आई चक्रा। भाई हमारा ये इन चक्रा की बात करें तो तीसरा चक्रा जो है हमारा, तीसरी आंख जो है, बेसिकली उस चक्रा को आपको ट्यून करना जरूरी होता है, तो भी आप अपने इंट्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हमारा इंट्यूशन बेसिकली जो कंट्रोल करता है वो हमारा थर्ड आई करता है। तो हम अपने थर्ड आई को कैसे बेटर रख सकते हैं, कैसे उसे ट्यून्ड अप रख सकते हैं? तो ट्यून्ड अप रखने के लिए आपको इधर ध्यान करने की जरूरत होगी। पहले तो थर्ड आई समझ लो कि थर्ड आई एग्जैक्टली कहां पे है। थर्ड आई वहां है जहां आप बिंदी और तिलक लगाते हो, लेकिन एक्चुअली थर्ड आई वहां है जहां आपको अपनी थर्ड आई पे सेंसेशंस होते हैं, एनर्जी सेंसेशंस, टिंगलिंग जहां पे आपको होती है, वो आपका एक्चुअल पॉइंट थर्ड आई का होता है। लेकिन आप उसको नहीं समझते तो कुछ जरूरत नहीं है उसको ज्यादा समझने की। आप सिर्फ इतना समझिए कि आप जहां बिंदी या तिलक लगाते हो वहां आपको ध्यान लगाना है। अब ध्यान कैसे लगाना है? इसके लिए एक मुद्रा है जिसको बोलते हैं सांभवी मुद्रा। सांभवी मुद्रा क्या है कि जब आप अपनी आई बॉल्स को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो यहां थोड़ा पेन होगा, तो पेन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो एक थर्ड आई पॉइंट पे जाएगी, पहुंचेगी, तो ऐसा लगेगा वो चिपक गई है। और जैसे ही आपको ऐसे 2-4 मिनट बाद ही आपको बहुत ही डिवाइन और प्लेजेंट फीलिंग होने लगी। आपको ऐसा लगेगा कि समथिंग, कुछ तरल पदार्थ बह रहे हैं अंदर और बहुत शांति सी छाती जा रही है।
और आप बहुत शांत होते चले जाएंगे। तो ये एक तरीका है थर्ड आई मेडिटेशन का। तो आप यदि थर्ड आई मेडिटेट करते हैं तो आप बहुत जल्दी पहली बात तो ध्यान में पहुंच जाएंगे, और दूसरा आपके अंदर जो भी कुछ विचार उस समय पैदा होंगे वो सब पिक्चर फॉर्म में दिखेंगे, और ये एक बेस्ट वे है आपके अपने विजुअलाइजेशन को अच्छा करने का। तो यदि किसी का विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा नहीं है तो उसको भी थर्ड आई मेडिटेशन करना चाहिए, ये मेरी पर्सनल सलाह है। क्योंकि थर्ड आई मेडिटेशन करते वक्त कोई भी विचार आपके अंदर पैदा होगा वो सीधा विचार नहीं होता है, वो पिक्चर फॉर्म में दिखता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जैसे पिक्चर फॉर्म में आपको पिक्चर्स ज्यादा दिखने लगेंगे, आपका विजुअलाइजेशन बेटर हो जाएगा। तो विजुअलाइजेशन ही बेटर नहीं करता है, बेसिकली ये हमारे इंट्यूशन को भी कंट्रोल करता है। तो जिस भी तरह के विचार, जिस भी तरह की भावनाएं, जिस भी तरह के थॉट पैटर्न, चाहे दूसरों के चाहे अपने, आप आसानी से उसे समझ सकते हैं, आप आसानी से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी सिर्फ थॉट्स को और इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। यदि आप थॉट और इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं मीन्स समहाउ यू आर कंट्रोलिंग योर इंट्यूशन। क्योंकि हम अपने थॉट्स और इमोशंस को ही दोस्तों कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए हम कह देते हैं कि हम अपने इंट्यूशन के कमांड में नहीं हैं। इफ यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स एंड इमोशंस तो नेचुरली यू कैन कंट्रोल योर इंट्यूशन। चौथा तरीका था कि आप अपने थर्ड आई पे कंसंट्रेट करें, और ये एक बेस्ट वे है। तो मैं चाहूंगा कि आप रोजाना थर्ड आई मेडिटेशन जरूर करें। ये भी एक बहुत बेटर वे है इंट्यूशन को कंट्रोल करने का। अगला तरीका है लिव इन नाउ, यानी कि वर्तमान में जीना, वर्तमान में रहना, अभी में रहना। और होता यह है दोस्तों कि या तो आपका दिमाग पास्ट में होता है या तो हमारा दिमाग फ्यूचर में होता है। हम दरअसल प्रेजेंट में बहुत कम ही रहते हैं, वर्तमान में हम बहुत कम रहते हैं, नाउ में हम नहीं रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। किसी ने कहा है कि इफ यू आर डिप्रेस्ड यू आर लिविंग इन द पास्ट, इफ यू आर एनेक्सियस यू आर लिविंग इन ए फ्यूचर, एंड इफ यू आर एट पीस यू आर लिविंग इन ए प्रेजेंट। और दोस्तों हमारा इंट्यूशन तभी अच्छा काम करता है जब हम प्रेजेंट में रहते हैं, क्योंकि वजह यह है कि यदि हम प्रेजेंट में नहीं रहेंगे तो हम अपने इंट्यूशन को देख ही नहीं सकते। यदि मान लीजिए कि आपका इंट्यूशन कुछ कहना चाहता है और आपका दिमाग पास्ट में है या आपका दिमाग फ्यूचर में है, तो आप उसकी बात कैसे सुनेंगे? उसके सुनने के लिए तो आपको प्रेजेंट में रहना आवश्यक है, और प्रेजेंट कोई और चीज नहीं है, एक्चुअली ध्यान अवस्था ही प्रेजेंट है। और ध्यान करना, एक बात मैं और भी बताऊं, सिर्फ ये नहीं कि आप आलती पालती मार के बैठे इधर ध्यान लगाएं तो ही ध्यान होगा, नहीं। आप जो भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आप बस आप 100% वहीं रहें। आप मान लीजिए काम कर रहे हैं तो आप पूरा काम ही करें वहीं के वहीं, ना पास्ट का थिंकिंग ना फ्यूचर का थिंकिंग। आप मान लीजिए सब्जी बना रहे हैं तो आप सिर्फ सब्जी बनाएं, पूरा ध्यान सब्जी में, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। आप जो काम कर रहे हैं वो वहीं जुड़ जाएं तो वो ध्यान बन जाता है। बहुत आसान। आप चल रहे हैं तो बस चल रहे हैं, कदम दर कदम चलते जा रहे हैं, बस हो गया, ध्यान हो गया। तो ये बड़ी इजी टेक्निक है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट। दोस्तों अगला तरीका है टॉक टू योर हायर सेल्फ। अब ये हायर सेल्फ क्या है भाई? कुछ लोग कहते हैं हायर सेल्फ आपकी आत्मा है, कुछ लोग कहते हैं हायर सेल्फ गॉड है या यूनिवर्सल कॉस्मोस है। आप जो माने वो आप मानिए, लेकिन उसके साथ कम्युनिकेट करना है, टॉक करना है आपको। तो कैसे करेंगे? कि आप शब्दों से कर पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे शब्दों से, क्योंकि सामने हो कोई व्यक्ति तो शब्दों से कम्युनिकेट भी कर लिया जाए तो वो तो ना व्यक्ति है ना कुछ है, वो एक कॉस्मोस है, एक एनर्जी है। तो एनर्जी को शब्दों के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए जरूरत होती है दरअसल हमारे इंट्यूशन की। दरअसल जब भी ईश्वर या यूनिवर्सल कॉस्मोस या आपका हायर सेल्फ आपसे कुछ कहना चाहता है तो वो कहता है आपके इंट्यूशन के माध्यम से। एक माध्यम है, एक मीडियम है इंट्यूशन। हमारे और हायर सेल्फ के बीच में इंट्यूशन मात्र एक मीडियम है। अब हायर सेल्फ को कुछ कहना है तो इंट्यूशन के माध्यम से हमें मालूम पड़ता है, हमें कुछ कहना है हायर सेल्फ से तो हम इंट्यूशन के माध्यम से अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं। हर हाल में इंट्यूशन हमारे साथ रहता ही है, चाहे हम उसके साथ रहें ना रहें, क्योंकि इंट्यूशन दोस्तों आपका सबसे अच्छा मित्र है। आपके सारे दोस्त आपको छोड़ के भग जाएंगे, लेकिन आपका इंट्यूशन आपको कभी छोड़ के नहीं जाता, हमेशा ये आपके साथ ही रहता है। हर स्थिति में, बुरे में, अच्छे में, नफा में, नुकसान में, लाभ में, हानि, सब में साथ रहेगा ये। मुझे उम्मीद है कि आपको
इंट्यूशन की ये जो बातें जो आज हमने डिस्कस की हैं, हम कैसे उसको पहचान सकते हैं, कैसे हम उसको और ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं, सुगम बना सकते हैं, अपने बिजनेस को बहुत बूस्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने इंट्यूशन के माध्यम से अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छे लेवल तक पहुंचाया, तो उसी तरह से आप भी कर सकते हैं। आप अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं। यदि आपकी कोई और हर्डल है, यदि आप लोगों के बारे में उनका थॉट पैटर्न समझना चाहते हैं, तो भी आप अपने इंट्यूशन का, आप स्वयं को समझना चाहते हैं तो भी आप इंट्यूशन का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो कृपया ये देख रहे हैं ना, प्लीज़ ये कर दीजिएगा और साथ के साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बड़े कम है, उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग। नमस्ते।